नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास विभूति विश्व वंद्य महात्मा गांधी को लेकर जो पिछला वीडियो 2 अक्टूबर को आपके समक्ष लाया गया, उसी की निरंतरता में आज मैं कुछ अवशिष्ट प्रसंगों को लेकर पुनः प्रस्तुत हूँ। कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। सज्जनों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गंधी यानी इत्र बेचने वाले के साथ रहने से भले वह इत्र न दे, फिर भी आप सुवासित हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। उसी तरह से सज्जनों के साथ मात्र से आप सद्गुणों से युक्त हो जाते हैं। आज कितनी बड़ी विसंगति है कि हमारा देश अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से इस हद तक दूर पहुंच चुका है। यह देश जिस कदर गांधी से दूर होता जा रहा है, गांधी उसके लिए उतने ही जरूरी होते जा रहे हैं। आज मैं मुख्य रूप से 2 बातों पर आपसे विचार विनिमय करने आया हूं। एक तो वंश नाम गांधी से संबंधित, और दूसरा गांधी जी ने जो आत्मकथा लिखी उससे संबंधित। जैसा कि कृष्णा हठी सिंह ने कहा, गांधी का काम करने वाले भी गांधी कहलाते थे। अब मोहनदास करमचंद गांधी के साथ जो गांधी का सरनेम लगा हुआ है, उसके पीछे का मूल शब्द गंधी ठहरता है। शब्दों के सफर के लेखक पत्रकार अजीत वडनेरकर ने जो कहा है कि संस्कृत में गंधिकः का अर्थ होता है खुशबुओं का व्यापारी अथवा गंधजीवी। इसका हिंदी रूप है गंधिक, जिससे बना है गांधी। गुजराती वणिकों की यह एक उपजाति है। महात्मा गांधी भी वणिक समाज के थे और उनके पुरखे गंधों का व्यापार करते होंगे। इस तरह से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो गांधी उपनाम है वह मूलतः गंध या इत्र या सुगंधित पदार्थों के पारंपरिक व्यवसाय से संबंधित है, चाहे वे किसी मजहब के रहे हों। सवाल यह उठता है कि जब गंधिक से गांधी हुआ, दूसरे शब्दों में गंध से गांधी हुआ, तो गांधी शब्द को लिखा कैसे जाए, उसकी वर्तनी कैसी हो। हम देखते हैं कि जब हम महात्मा गांधी लिखते हैं या गांधी अलग से लिखते हैं, तो प्रायः उसकी 3 वर्तनियां दिखाई देती हैं। एक तो गा के ऊपर चंद्रबिंदु वाली वर्तनी गांधी, दूसरी गा के ऊपर अनुस्वार वाली वर्तनी, और तीसरी गा और अगला अक्षर न ध संयुक्त दीर्घ इकार। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी जब खुद अपना हस्ताक्षर करते थे तो वे गा के ऊपर अनुस्वार डालकर ही लिखते थे। तो सही वर्तनी
व्याकरण सम्मत वर्तनी क्या है, इस पर हम थोड़ा सा विचार कर लें। अगर गंध से गांधी शब्द का संबंध है तो सही वर्तनी या व्याकरण सम्मत वर्तनी तो तीसरी ही होनी चाहिए, यानी गा, उसके बाद न ध संयुक्त दीर्घिकार। लेकिन न जो पंचम वर्ण है, वर्गीय पंचम वर्ण है, उसके विकल्प के रूप में पूर्ववर्ती वर्ण के ऊपर अनुस्वार को डालने की भी एक सुविधाजनक परंपरा हिंदी लेखन में दशकों से दिखाई दे रही है। और दशकों क्या, बल्कि शताब्दी भर की यात्रा हो चुकी है। तो हम अनुस्वार युक्त भी गांधी लिख सकते हैं, लेकिन जो पहली वर्तनी बताई गई गा के ऊपर चंद्र बिंदु वाली, वह भी बहुत व्यापक प्रयुक्त है। तो अगर गंध से संबंध है गांधी का, तब तो चंद्र बिंदु वाली वर्तनी ठीक नहीं है। लेकिन व्यापक चलन का क्या करें? मुख्य बात यहां तीन वर्तनियों में से एक वर्तनी को स्थिर करने के सवाल को लेकर है। जैसे इतिहास की बहुत सारी विभूतियां होती हैं, उनके नामों को लेकर भी ऐसी समस्या हो सकती है। जैसे भारतीय संविधान के महान प्रारूपक बाबा साहेब आम्बेडकर का भी नाम अंबेडकर, अंबेडकर, आम्बेडकर आदि कई रूपों में चलता है। मेरी समझ से तो आम्बेडकर ज़्यादा सही रूप है। वैसे संभव हुआ तो इस पर कभी बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन गांधी शब्द की वर्तनी यदि मूल रूप से गा, उसके बाद न ध संयुक्त दीर्घ इकार वाली शुरू में रही होगी, तो उसके बाद अनुस्वार वाली और फिर चंद्रबिंदु वाली, यह तीसरी स्थिति आ गई है। तो तीन तरह की वर्तनियों की जो स्थिति दिख रही है, उसमें वर्तनी या लेखन की एक रूपता का सवाल मुख्य सवाल है। तो हम एक पर स्थिर करते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन भाषा चूंकि किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, समाज की होती है, तो समाज का बहुमत जिस ओर ले जाए उसे हमें अपनाना होगा। इतना ही मैं अपनी ओर से कह सकता हूं। व्यापक तौर पर चंद्रबिंदु वाला प्रयोग भी दिख रहा है, भले गंध या गंधिक से गांधी के बनने की संभावना मूलक कथा से इसका कोई समर्थन नहीं हो। जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि गांधी जी का पूरा जीवन सत्य को लेकर उनके प्रयोग की अमिट कहानी है, और उनकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा का यही सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है। एक बात मैं संदर्भ देखकर यह जोड़ देना चाहता हूं कि यह आत्मकथा एक बेहद ईमानदार व्यक्ति की ईमानदार आत्मकथा है, और अपना विवरण लिखने में सत्यनिष्ठा या ईमानदारी की ऐसी मिसाल खोजने पर नहीं मिलेगी। इसे पढ़कर हम यह समझ सकते हैं कि व्यक्ति को कैसे बिना छुपाए अपना हर महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण पक्ष अभिव्यक्त करना चाहिए। तो
सबको यह आत्मकथा पढ़ने का सुझाव देते हुए मैं आत्मकथा से संबंधित कुछ तथ्यों से आप सबको रूबरू कराना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गांधी जी की आत्मकथा में उनके बचपन से लेकर 1921 ईस्वी तक की अंतःकथा दर्ज हुई है। मूल रूप से यह गुजराती में लिखी हुई थी और उसका गुजराती में पहला पुस्तकीय संस्करण 2 खंडों में क्रमशः 1927 ईस्वी और 1929 ईस्वी में छपा। उस स्थिति में पुस्तक का नाम था सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा। उसका हिंदी अनुवाद धारावाहिक रूप में नवजीवन नामक साप्ताहिक पत्रिका में 1925 से 29 के दौरान छपा और उसके कई अनुवादक रहे। उसका अंग्रेजी अनुवाद धारावाहिक रूप में यंग इंडिया में छपा। अंग्रेजी अनुवाद के रूप में आत्मकथा की पूरी किताब का पहला खंड महादेव देसाई द्वारा अनुदित होकर नवजीवन प्रेस से 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उस अनुदित संस्करण का शीर्षक था एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अंग्रेजी अनुवाद का जो बाद में प्रकाशन हुआ, उसके संस्करणों में प्रकाशक के नाम तौर पर नवजीवन पब्लिशिंग हाउस लिखा जाने लगा था। हिंदी में आत्मकथा का जो पुस्तकाकार रूप मिलता है, उसका आम नाम आत्मकथा या सत्य के प्रयोग इस तरह से लिखा जाता है। उसके कई अनुवादक दिखाई देते हैं। जैसे सस्ता साहित्य मंडल से जो किताब छपती है, उसके अनुवादक हरिभाऊ उपाध्याय हैं। नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद द्वारा संचालित नवजीवन प्रकाशन मंदिर से जो आत्मकथा छपती है, उसके अनुवादक के रूप में काशीनाथ त्रिवेदी का नाम आता है। कुल मिलाकर स्पष्ट होता है कि गांधी जी ने जो आत्मकथा लिखी थी, उसका प्रारंभिक नाम ही सत्य के प्रयोग इस समस्त पद के रूप में रहा है और गांधी जी का पूरा जीवन इसी सत्य के प्रयोग को लेकर उनकी बाह्यांतर कशमकश की कहानी है। और ऐसी विभूति इतिहास में यदा कदा ही होती है, हम जानते हैं। एक शायर के शब्दों में, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो गांधी चर्चा को लेकर आज यहीं तक। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।